आज की पहली खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस को आज दो बड़े झटके लगे हैं। उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रमेश चंद तोमर पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आंध्र प्रदेश के कद्दावर नेता के संबाशिवराव भी अब केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर चुनाव से पहले पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हाल के दिनों में कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। गौतम बुद्ध नगर में मतदान से एक सप्ताह पहले कांग्रेस उम्मीदवार रमेश चंद तोमर ने गुरुवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गुलदस्ते के साथ तोमर का पार्टी में स्वागत किया। तोमर गाजियाबाद सीट से 3 बार बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। आज देश की जरूरत मोदी जी है। पूरा देश मोदी जी का नेतृत्व चाह रहा है, तो मैंने भी सोचा कि जब देश मोदी जी को चाह रहा है तो मैं क्यों न अपनी पुरानी पार्टी में आ जाऊं। मैं अपनी पुरानी पार्टी में आ गया, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर में 10 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे समय में तोमर ने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को विकल्पहीन कर दिया है। अब इस सीट पर पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। गुरुवार को ही कांग्रेस को एक और झटका लगा। कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे के संबाशिवराव ने पद छोड़ दिया। राव आंध्र प्रदेश के बंटवारे से नाराज हैं। I requested him to accept my resignation today itself. And major reason for me to resign is the way in which Andhra Pradesh was divided. And right from the beginning, my fight is, if the government of India or any party for that matter were to think of dividing a state, there must be some scientific basis for it. चुनाव की घोषणा के बाद से ही बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में भिंड से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने के एक दिन बाद ही भागीरथ प्रसाद बीजेपी में चले गए। ओडिशा में विपक्ष के नेता रहे भूपेंद्र सिंह ने भी करीब महीने भर पहले बीजेडी का दामन थाम लिया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे एन किरण कुमार रेड्डी अपनी नई पार्टी के साथ चुनाव मैदान में हैं। उत्तराखंड से पार्टी के सांसद सतपाल महाराज भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस से आए कर्नल सोनाराम को बाड़मेर से अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव के मौसम में दल बदलू नेताओं की वजह से कांग्रेस में चुनावी रणनीति को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब, हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता अमिताभ सिन्हा और हमारे साथ हैं हिंदुस्तान अखबार के पॉलिटिकल एडिटर निर्मल पाठक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मीम अफजल साहब, सबसे पहले आप ही से सवाल बनता है, इसलिए आप ही से सवाल करूंगी। कांग्रेस में चुनाव की घोषणा के बाद से आखिर भगदड़ क्यों मची हुई है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये भगदड़ 2 तरह की है। जैसे अभी आपने आंध्रा के एक हमारे नेता को दिखाया, इनके बारे में पूरा देश जानता है, आंध्रा में सब लोग जानते हैं। वो शुरू से ही तेलंगाना को लेकर उनके इख्तलाफात थे और वो पार्टी छोड़ के चले गए। मैं समझता हूँ ये एक उसूली राजनीति उनकी थी। अगर उन्होंने छोड़ा, उनकी कोई शिकायत थी, उसके बाद वो चले गए, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। लेकिन एक तोमर जैसे लोग हैं जो चुनाव से टिकट के लिए टिकट लेते हैं, टिकट लेने के बाद पैसे लेते हैं, पार्टी जो देती है, योगदान करती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, कल शाम तक पार्टी में रहते हैं। अगर तोमर बीजेपी में गए हैं तो बीजेपी ने पार्टी देकर उनको अपने पास बुलाया है। बीजेपी ने पैसे देकर तोमर को अपनी पार्टी में शामिल किया। भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं, आप समझी नहीं। मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी किसी चैनल पर ही बात चल रही थी कि जो पार्टी के लोगों को लड़ने के लिए कुछ पैसा चुनाव प्रचार के लिए और जो कैंपेन के लिए या चुनाव खर्च के लिए पार्टी की तरफ से हर पार्टी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा देती है, वो पैसा लेकर के उन्होंने खर्च भी किया। कल तक चुनाव प्रचार में थे और अभी एक टेलीविजन चैनल पर उन्होंने खुद ये बात कही मेरे साथ सामने बैठ करके। जब हमने पूछा उनसे कि क्या आपने पैसे लिए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने कल तक प्रचार भी तो किया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि डिस ढिठाई का। दूसरी बात ये कि ये तो हमारे लिए ईमानदारी की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है कि ऐसे लोग हमारे साथ थे। लेकिन उससे ज्यादा शर्मिंदगी उस पार्टी को होनी चाहिए जिन्होंने सुबह को, जो कह रहे हैं पूरे देश में उनकी लहर है, और वो सुबह को ऐसे आदमी को गले लगा रहे हैं। आज सुबह को गले लगा करके उसका स्वागत कर रहे हैं। अरे भाई, लहर है तो आपको ऐसे लोगों को स्वागत करने की क्या जरूरत है जी? आपकी लहर है,
या आप दूसरी पार्टियों में से लोगों को तोड़ने की लहर चला रहे हो? चलिए, बीजेपी के नेता हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं आपके सवाल का जवाब। अगर आपकी इतनी लहर है देश में, तो फिर आप दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर क्यों ले आ रहे हैं? आपकी पार्टी के कोई भी जो कार्यकर्ता है उनको टिकट दे देते, वो जीत जाते। मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। सबसे पहले मैं मीम अफजल साहब ने जो बात की शुरुआत में बहुत ही, मुझे तो लगता है आपत्तिजनक नहीं, शर्मनाक बयान है। उन्होंने कहा कि जो राव साहब जिन्होंने आंध्र प्रदेश की अंदरूनी राजनीति की वजह से इस्तीफा दिया, उसको उन्होंने इतने आसानी से रफा दफा करने की कोशिश की कि आंध्र प्रदेश में तो ये मामला ही ऐसा है। पहले ये जवाब दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुद्दे को इन्होंने इस कदर क्यों बर्बाद किया कि वहाँ पर स्थिति जो है वो मरने मारने की हो गई। कई राज्यों के बंटवारे स्वतंत्रता के बाद हुए हैं, लेकिन क्या इतना ऐतिहासिक जो भूल हुई है, जो ऐतिहासिक ब्लंडर हुआ है, जो गलती हुई है, जो तेलंगाना और सीमांध्र के बीच में जो दुश्मनी पैदा करके कांग्रेस की सरकार ने किया है, और वो उसको इतनी आसानी से आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्या? मैं एक मिनट में, आप तेलंगाना को सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्या? मीम अफजल साहब, आप धैर्य से, मुझे भी कई बार कहते, मैं भी आपको कह रहा हूं धैर्य से। अरे भाई, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमने जो फैसला किया है अकेले किया, आप शामिल नहीं थे। आप अपना समय आएगा तो दोबारा बोल दीजिएगा प्लीज। नहीं, लेकिन ये सवाल तो रहेगा ही ना हमेशा अमिताभ जी। नहीं, हमने पहले नहीं विषयांतर। अब यदि मीम अफजल साहब आप मेरा निवेदन नहीं मानेंगे तो आप सुनिए पहले ये बात। नहीं, आप पहले ये बात बताइए कि क्या पहले बंटवारे नहीं हुए हैं, लेकिन क्या इतना ज्यादा हेट्रेट, इतना ज्यादा नफरत फैला के बंटवारा हुआ है? आप दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते थे, आप सीमांध्र में भी। नहीं, देखिए, ये आपने पूरा का पूरा जो वहां रायता फैलाया, जितना नफरत की आग फैलाई है, हम समर्थन में है या नहीं है बात की बात है। आप सत्ता पक्ष के थे और आपने जो वहां पर नफरत की आग फैलाई। मीम अफजल साहब थोड़ा धैर्य रखें, दो सवाल आप साथ में थे या नहीं थे? मैं कह रहा हूं आपने नफरत की आग फैलाई है। मैं आगे बढ़ाती हूं, थोड़ा धैर्य रखें। आप स्टूडियो में नहीं है, इसलिए अगर आप यहाँ होते तो ज्यादा अच्छे से ये चर्चा हो पाती। इसलिए विषय नहीं है, नहीं, विषय नहीं है। लेकिन दो बातें हैं अमिताभ जी। पहली बात तो ये जो मीम अफजल सवाल उठा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना बनाकर गलती की, हेट्रेट फैलाया। गलत तरीके से तेलंगाना बनाया। देखिए, उस गलत तरीके से हो या सही तरीके से, उसके बंटवारे में आप लोग का पूरा समर्थन। मैं कह रहा हूं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस के नेता छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या कहीं अंदर खाने कोई भड़काने का काम तो नहीं हो रहा है उनको? मैं आपके दूसरे प्रश्न पे आ रहा था। लेकिन मैंने जो बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है जिसको इन्होंने इतने हल्के से टाला, मैं उस पर पहले चर्चा करना चाह रहा था कि तेलंगाना का मुद्दा विभाजन ने एनडीए शासन में ने भी किया, और 3 राज्यों का, क्या उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का और बिहार का। बिहार में स्थिति इतनी नफरत की लालू प्रसाद यादव जी ने फैलाने की कोशिश की, लेकिन एनडीए शासन ने कितने समझदारी से वो विभाजन किए कि आज बिहार और झारखंड जो है वो भाईचारे और सौहार्द में अपने अस्तित्व को चला रहे हैं। लेकिन यहां इन लोगों ने जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और सीमांध्र को का बंटवारा नफरत की राजनीति पे की, और उसका ये लोग कोशिश कर रहे थे कि दोनों हाथ में लड्डू हो जाए। इसका देश भी भुगत कर रहा है, आंध्र प्रदेश भी भुगत रहा है, और ये कांग्रेस पार्टी तो खैर इसने अपना कबाड़ा कर ही लिया। आप किसी एक हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं? बिल्कुल, वो गलत किया हमने या सही किया? आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं, कल को आपके सामने भी ये तमाम चुनौतियां उनकी महत्वाकांक्षाओं की रहेंगी, आपके ऊपर भी उनकी महत्वाकांक्षाओं का दबाव रहेगा। बिल्कुल नहीं, मैं अब आंध्र प्रदेश से आगे आ रहा हूं, और विषय जो आपने राष्ट्रीय स्तर पे उठाया कि ये जो भगदड़ मची है जो कांग्रेस में, देखिए, एक पुराना जो जहाज और चूहे का मुहावरा मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, वो तो होता ही, डूबते जहाज के साथ सब साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही वैज्ञानिक मैं बात कहता हूँ। देखिए, जो केंद्र जो जब मजबूत होता है तो जो फिजिक्स का रूल है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो एक केंद्रापकर्षी और केंद्राकर्षी बल होते हैं, उसमें केंद्र कमजोर होने से जो केंद्रापकर्षी बल है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो बलवान हो जाता है, और जो उसके आसपास केंद्र के शक्तिशाली होने के कारण जो घूम रहे उसके आसपास के तत्व हैं उससे बिखरते हैं। और केंद्र में चूंकि शासन केंद्र में रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस ने लगातार 10 सालों में जो लूट मचाई है देश में, उससे जो मानसिकता बनी है पूरे देश भर में, और जो कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की मुहिम चली है, उससे जो बाकी के तत्व जो उनके साथ अभी तक जुड़े रहे हैं, उन्होंने देखा कि अब कांग्रेस के साथ रहने में फायदा नहीं है, और देश की जनता का दबाव। बिल्कुल नहीं, मैं आ रहा हूँ अमिता जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ। और उन तत्वों को जो सामाजिक दबाव भी बना कि तुम कांग्रेस के साथ हो या अपराध कर रहे हो, तुम वापस आओ उस जगह, उस
पार्टी के साथ जो देश की भलाई के लिए कोशिश कर रही है। मैं यहाँ पर भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही एक जो आपने बहस छेड़ी है, बहस में तो जो ये लोग आ रहे हैं वो चूंकि ये राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और वो चुनाव लड़ रही है, मास बेस की पार्टी बन रही है, तो लोगों को मना करना अभी संभव नहीं है। लेकिन हमारे मैकेनिज्म में हमेशा अपने लोगों को मना करना संभव है, लेकिन बाहरी लोगों को शामिल करके मना करना संभव नहीं है। अमिताभ जी, इस चर्चा में थोड़ा आगे बढ़े, निर्मल को भी शामिल करते हैं। निर्मल, अभी जो मेरे पास लिस्ट है उसमें 16 जो है वो कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर चुनाव के ऐलान के बाद से जा चुके हैं। उन 16 में 2 आप में गए हैं, एक बीजेडी में गए हैं, बाकी सभी बीजेपी। अमृता जी, लेकिन अमृता जी, एक छोटा सा कमेंट सुन लें आप। जी जरूर बताइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने बाहर के नेताओं में 56 लोगों को अंदर लिया है, एक मेंबर को बाहर छोड़ दिया, साबिर अली को, यानी 56 में से सिर्फ एक आदमी है जो घुसा और अगले रोज निकाल दिया गया। नहीं, मुतालिक को भी लिया था, उसे भी निकाल दिया। मुतालिक को करके मैं ये बात बता दूं आपको जी कि सिर्फ 2 ही लोगों को 415 में टिकट दिया है। ये इस पार्टी का चरित्र है और ये इनकी राजनीति है, ये बताना चाहता हूं। चलिए, अली साहब को अपने यहाँ ले लीजिए ना। राजनीति इतनी अच्छी थी तो जो नेता इनके पास जा रहे थे वो आपके पास आने चाहिए थे, सवाल लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। आप बरसों से कांग्रेस पार्टी की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कवर करते रहे हैं। ये जो लगातार कांग्रेस में भगदड़ मची, एक के बाद एक नेताओं का जाना, 16 नेता जा चुके हैं। इसमें आज की घटना यह है कि के.एस. राव साहब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है, हो सकता है 2-3 दिनों में वो भी बीजेपी में शामिल हो जाए। एक जो बीजेपी से नेता आए थे उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और वो छोड़ के चले गए बीजेपी में। और आज जो तमाम अखबारों में रिपोर्ट छपी है उसमें भी बड़े चौंकाने वाली चीज़ें हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि दरअसल कॉर्पोरेट राइवलरी की वजह से पार्टी का बहुत नुकसान हुआ और कांग्रेस एक तरह से सेल्फ डिफेंस मोड में आ गई है। ये क्यों हो रहा है सब? कांग्रेस में एक तो ये फेनोमेना ये पुराना है कि जब भी एक इम्प्रेशन इस समय इस तरह का बना हुआ है कि कांग्रेस फिर से पावर में नहीं आ रही है, उसमें बहुत सारे जो अपने जो आइडियोलॉजी के अलावा जिनका सिर्फ कैरियर ही जो अपना सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड लोग हैं वो अपना कैरियर बीजेपी में देख रहे हैं, या जो पार्टी आंध्र में टीडीपी है, पार्टी की आइडियोलॉजी कोई मैटर नहीं करती है। कल को अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आने लगेगी तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ जाएंगे। आए हैं तोमर, इससे पहले बीजेपी में ही थे, बीजेपी से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर बीजेपी में चले गए। तो इस तरह के लोग हैं। आंध्र की सिचुएशन वाकई अलग है, वहाँ किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने जा रहा है अगला। और कांग्रेस के खिलाफ क्योंकि पूरे देश भर में माहौल है और आंध्र में बंटवारे की वजह से ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ है, तो वहाँ कांग्रेस के नेता एक के बाद एक छोड़ के दूसरी पार्टीज़ में जा रहे हैं। दूसरा इसका एक पहलू ये है कि बीजेपी ने अपना सब कुछ इस इलेक्शन में दांव पर लगा दिया है। नरेंद्र मोदी को आगे करके उन्होंने आगे के लिए कोई सारे रास्ते दूसरे लीडर्स के बंद कर दिए। अब इस इलेक्शन में अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक वो होगा आगे के लिए। और बीजेपी इसीलिए इस चुनाव में किसी भी तरह का कोई ऐसा कुछ नहीं छोड़ना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये जो नेता जो बरसों तक कांग्रेस में रहे, सिर्फ तोमर की बात ना करें, पुरंदेश्वरी और उनके पति की बात करें, ये के.एस. राव की बात करें, या अभी जो एक दिन कांग्रेस में शामिल होते हैं अगले दिन बीजेपी में चले जाते हैं। भागीरथ प्रसाद जैसे इनका तोमर का उदाहरण आप देख लीजिए। जगदम्बिका पाल बरसों से कांग्रेस में रहे, को तो उन्होंने पहले से बीजेपी ने प्रॉमिस किया होगा कि उनको डुमरियागंज से उम्मीदवार बनाएंगे, इसलिए उनका वो चले गए। वो कोई भी जाएगा जिसको देखना है अपना पॉलिटिकल कैरियर कहाँ सुरक्षित है वो करेगा। लेकिन रमेश चंद्र तोमर जो कल तक वहाँ अभी 10 तारीख को पोलिंग होना है और उससे अब वो बीजेपी से चुनाव भी नहीं लड़ सकते क्योंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वहां पे अभी भी कांग्रेस छोड़ने के बावजूद। तो उनका जाने का क्या मतलब है? कुछ ना कुछ तो लालच रहा होगा ना। इस तरह के भी उदाहरण आप संकेत कर रहे हैं कि कहीं कुछ लालच की भी बात है? कुछ किसी भी तरह का हो सकता है, नहीं तो क्यों जब जो एक ऑफिशियली कैंडिडेट है जो कल तक कैंपेन कर रहा था, जब मीम अफजल बता रहे हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पैसे भी लिए पार्टी से, वो क्यों छोड़ के जाएगा? क्यों छोड़ के गया? तो नहीं, ये मैं वो बता रहा हूँ कि बीजेपी इस समय किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कोई भी आ रहा है, तोमर के आने से उनको फायदा हो रहा है। नोएडा में जो अपर कास्ट वोट जो बीजेपी को मिलना है उसका डिवीजन रुकेगा। गाजियाबाद में ठाकुर मतदाता बहुत भारी संख्या में, तो हो सकता है वहाँ वीके सिंह को उनका तोमर के आने से फ़ायदा मिले।
तो इस तरह के इक्वेशन हैं, तो इसीलिए वो गए हैं बीजेपी। इसलिए वो किसी भी तरह का कोई अगर कोई पार्टी में आ रहा है, हर हथकंडा बीजेपी अपना रही है, हथकंडे अपना रही है ताकि किसी तरह से वोट ये इसका ज्यादा से ज्यादा बटोरा। ये एक पहलू इसका ये भी है। मैं निर्मल भाई की एक बात पे जवाब देना चाहूँगा कि जो इन्होंने कहा कि जरूर कोई कारण रहा होगा और उस कारण के पीछे इन्होंने भौतिक कारण इशारा किया। मैं इसके साथ जो मैंने अपनी बात की चर्चा में कही थी कि ये कारण तो होगा या नहीं होगा, लेकिन जो जनता का दबाव है, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, उनको डायरेक्ट रेस्पॉन्सिव होना पड़ता है जनता के एक्सपेक्टेशंस के साथ। जो जनता का दबाव आज है, जो पूरा वेव है, उभार है, अंडर करंट है, जो तूफान है, उसके सामने ये लोग उखड़ जा रहे हैं। और यही कारण है कि जैसे तोमर जी का जो उदाहरण है कि इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, ये प्रचार करते रहे, जब वहां जाते थे क्षेत्र में तो लोग उनको एकदम नकार देते थे कि तुम क्या लेके आ गए हो, तुम वापस जाओ और तुम मदद करो देश के पुनर्निर्माण के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो जनप्रतिनिधि होने की कगार पे होता है, वो तो देखता है कि हमें आगे भी रहना है। यदि हम जनता की भावनाओं के साथ एकदम से उल्टा करेंगे। अमिताभ जी, उन्होंने जो इसका मतलब कहा है वो बता देता हूं क्या कहा है। वो जो है राजनीति को क्या एक बिजनेस या कोई नौकरी वाला नहीं, उसमें जनता जो विचारधारा है वो सब खत्म हो गई है। बिल्कुल नहीं, जनता की अपेक्षाओं की ओर, जनता की अपेक्षाओं की ओर रिस्पॉन्सिव होना, उनकी ओर उत्तरदायी होना, ये जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा भी होती है और उनके ऊपर में दबाव भी होता है। और जो लोग ये चुनाव, जो मैं बहुत इसका स्वर्णिम और ज्वलंत उदाहरण है रमेश चंद्र तोमर का ये इस्तीफा, क्योंकि उन्होंने जब लगातार गौतम बुद्ध नगर में जो उफान है उसके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। क्या इसे आप लोग चुनौती मानते हैं मीम अफजल साहब? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अब जब इस तरह के बयान आने लग जाएं कि कॉर्पोरेट राइवलरी की वजह से हमें नुकसान हुआ या एब्सेंट पीएम हैज डेंटेड कांग्रेस चांसेस, इस तरह की जब बात आने लग जाए कांग्रेस नेताओं की तरफ से, तो जरूर कांग्रेस के अंदर कुछ खलबली मची हुई है, ऐसा लग रहा है। अमृता जी, पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि अभी अमिताभ भाई ने कहा कि जनता का उत्थान है, जनता का एक दबाव है। खुद जो कैंडिडेट हैं, जो अभी सुबह को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, उनका क्या कहना है वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि आवाम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कल शाम तक वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, प्रचार कर रहे थे। रात में शायद उन्होंने कोई ख्वाब देखा या रात में जनता का ख्वाब उनको आया कि प्रधानमंत्री उनको बनाना चाहिए, और उसमें यही एक अकेले हैं जो बगैर चुनाव लड़े प्रधानमंत्री बना देंगे। लिहाजा उन्होंने सुबह को जाकर के प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी जी की सभा में जाकर के हार फूल पहन लिए। ये कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि देश में जो आदमी अकेला इस वक्त प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, पूरे देश में अकेला, यानी और किसी पार्टी ने प्रधानमंत्री, वो ऐसे आदमी को गले लगा रहा है, उसको वेलकम कर रहा है। तो इनकी मोदी की जो हवा है उसकी पोल कितनी खुल रही है, इससे अंदाजा आप लगा लीजिए। नहीं, लेकिन सवाल ये नहीं कोई भी आ है जाए, मीम अफजल साहब, सवाल सिर्फ तोमर के जाने का नहीं है। मान लिया कि तोमर का जाना उनकी नैतिक तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ तोमर नहीं गए हैं, इससे पहले 16 और नेता आपकी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। उसको क्यों नहीं आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उससे चुनौती मान रहे हैं? क्यों नहीं आप लोग अपने पार्टी के नेताओं को समझा बुझा कर रिटेन कर पा रहे हैं? निर्मल जी ने कुछ बातें कही, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। हाँ, निर्मल जी ने जो बातें कही मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। वो बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी तरह से उनकी नजर है सियासत पर। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, खामखा रिपीटेशन होता है और आपकी डिबेट में वक्त बहुत कीमती होता है, तो किसी बात को दोहराया जाए उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि इस तरह की राजनीति करने वाले बहुत ज्यादा दिन तक राजनीति में चल नहीं पाते। नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बदलेगी क्या? जी, मैं एक मूल प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। इसका मतलब ये है कि ये, यदि मैं आपकी बात मान लूं, रणनीति है, मैं एक हम अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको आपसे इस बात की परवाह नहीं है कि कौन किस वक्त छोड़ के जा रहा है, जनता उसका फैसला करेगी। बिल्कुल, लेकिन इतना तो आप मान रहे हैं कि यदि आपकी बात मान ले कि संसाधनों के कारण से आपके जो उम्मीदवार, घोषित उम्मीदवार छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं और निश्चित रूप से मैनेजमेंट में तो कमजोर हैं। ये तो हार मान लीजिए ना। कम से इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास संसाधन जो हैं
आपके पास ज्यादा है। आपने देश को 10 सालों में लूट लिया, अब आपसे ज्यादा संसाधन कैसे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ? मैं हैरान हूं कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस समय चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि संसाधनों की वजह से पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं। मैं इनकी बात ये कह रहा हूं, नहीं मैं सुनिए अमिता जी, मैंने कहा कि ये यदि कंसिडरेशन के इनके नेता यदि किसी कंसिडरेशन पे पार्टी छोड़ रहे हैं, खुद कहा ना, हमने तो नहीं कहा, इन्होंने कहा कि कंसिडरेशन की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि कंसिडरेशन से पार्टी छोड़ रहे हैं तो आपके पास संसाधनों की कमी कैसे थी? आपने तो मैनेजमेंट खराब किया, आपने देश को 10 साल लूटा तो अपने जेब में रख लिया। नहीं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम इस तरह की दौलत हमारे पास नहीं है। तो देश की जनता देख रही है, की बात सही है, देश की जनता देख रही है। पैसा नहीं है जिस तरह से आप बेदरेक पैसा खर्च कर रहे हो, वो पैसा नहीं है हमारे पास। देश की जनता देख रही है, कह रहा हूं, राज्यसभा के चैनल पर कह रहा हूं, या फिर विचारधारा उस तरह का पैसा खर्च करना, इस वजह से ज्यादातर नेता अपनी जीत हार के हिसाब से पार्टी बदलते फिर रहे हैं। देखिए, ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि खाली ऐसा नहीं हो रहा है कि कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस भी इस तरह के लोगों को ले रही है। इलाहाबाद में उन्होंने नंद गोपाल नंदी को उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया है, जो पहले बीजेपी में शायद कोशिश कर रहे थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने उनको ले लिया। उनके किस तरह की बसपा के नेता, तो उनकी किस तरह की इमेज है ये वहाँ सबको पता है। तो कांग्रेस में भी इस तरह का हो रहा है। ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को नहीं समझ रही हैं, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता है प्रदीप सांगवान, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन किया है। नहीं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जो आम आदमी पार्टी जो पिछले 1 साल में बन के इन दोनों बड़ी पार्टीज को चुनौती दे रही है, वो क्यों बनी है? क्योंकि पॉलिटिशियंस के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह के डिफेक्शंस को एनकरेज किया है, उनको अलाउ किया है। पार्टी ने नहीं किया, क्या बात करते हैं निर्मल भाई? आप पार्टी ने तो वो तो खूब वो उसमें तो आया राम गया राम, सुनिए आया राम गया राम तो आप पार्टी का सबसे प्रमुख जो पॉलिटिकल परिचय है, तो 1.5 साल पुराना इतिहास ही है। और आप पार्टी में तो जो चाहे शामिल हो सकता है, उसमें लेफ्ट के भी लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस के भी लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें बीजेपी। आप अलग कैसे? वो चर्चा आप आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपनी विचारधारा भी बहुत स्पष्ट नहीं की है, इसलिए वहां तो इस बात की बात नहीं की जा सकती है कि इसलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प दे रही है। नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टीज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ उनको जो जनता में असंतोष है उसका उनको फायदा मिला है, ये बहुत साफ बात है। नहीं, वो कांग्रेस की मदद से मिला है। कांग्रेस ने अपनी प्रॉक्सी मुखौटा बनाया, नहीं मानना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे उदाहरण है, पार्टी में बुराइयां नहीं है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि कल ही अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। नहीं, फिर पलट भी गए, एज यूजुअल, उनकी आदत है, तो तुरंत बोलते हैं फिर पलटते हैं। लेकिन पहली बार जो बोलते हैं वो उससे मंशा साफ हो जाती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो ये शुतुरमुर्गी रवैया है ना कि नहीं हमारी पार्टी अच्छी है बाकी सब खराब है, उसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने को सुधारेंगे नहीं, उसमें मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं निर्मल भाई, इनको सामना करना ही पड़ेगा। निर्मल भाई, एक चीज, यदि नुकसान भी होगा, यदि एक चीज मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टी में, एक बार उनको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा। धीरे धीरे जो वोटर है वो काफी मैच्योर हो रहा है, काफी समझदारी से वोट कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि जो दल बदलू हैं उनको वो एंकरेज कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज एंकरेज कर रही हैं। इससे पहले 2009 के इलेक्शन में सलीम शेरवानी, जिनकी अच्छी ठीक ठाक इमेज है, वो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए, हार गए। राज बब्बर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए, हार गए, लेकिन उसके बाद जीते हैं। हाँ। पर इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं समझ रही हैं इस चीज को, लेकिन वोटर इसको समझ रहा है, और वो पैनलाइज करेगा जरूर। एक छोटा सा प्रश्न है निर्मल भाई, और मैं मीम अफजल जी से भी पूछना चाहता हूं कि मान लिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें कोई ज्वाइन करना चाहता है, उसको यदि वो पॉलिटिकल पार्टी, और मैं बीजेपी की बात करूं, यदि बीजेपी मना कर देती है कि हम नहीं आएंगे, तो आप तुरंत उस पर अपने पूरे शस्त्रास्त्र लेके चढ़ जाएंगे कि एरोगेंट पार्टी है। अब यदि उसको स्वीकार कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आपने अपने किसी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, तो इसका मतलब तो है कि शेर ने मेमने को खाना है जी, और वो कुछ भी करे। बेचारे को क्यों निकाल दिया बाहर? किसको? साबिर अली, आप ले लीजिए ना, आपकी बड़ी दुखती रग है ये, मीम अफजल साहब अपने आप ले जाएं उनको। चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज दूसरे दलों से लेकर आती हैं, आप उनको ले जाइए। उनके नेता कहते हैं कि इसके लिए एक टाइम बाउंड वो होना चाहिए, जो भी नई पार्टी में आए उसको कम से कम 2 साल तक काम करे, उसके बाद उसको टिकट वगैरह मिलना चाहिए, पोस्ट मिलनी चाहिए। तो चुनाव के समय में ये लेके आते हैं, उसके बाद फिर पश्चाताप करते हैं।
तो ये कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी आने वाले दिनों में फिर पश्चाताप करने के लिए तैयार रहेंगे? देखिए, यदि हमने जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया तो हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे पास नीतियां हैं, जो हमारे पास जो सक्षम और प्रूवन जो सिद्ध नेतृत्व है, उसके कारण हम जनता की अपेक्षाओं को जवाबदेह हैं। और जनता यदि हमें लगातार एक्सेप्ट करेगी तो हम दोबारा आएंगे, हम तिबारा आएंगे। नहीं, लेकिन बात यह है कि आप दूसरी पार्टी के नेताओं को जो कल तक, मतलब अगर तोमर का उदाहरण लें, जो कल तक कांग्रेस का प्रचार करते हुए घूम रहे थे, वो आज बीजेपी का प्रचार करने लग जाएंगे। जनता इसे किस तरह से लेगी? क्या जनता को आप लोग एकदम बेवकूफ समझ रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत पुरानी कहावत है। मैं इसमें ना तोमर साहब का नाम लेना चाहता हूं, ना किसी का भी। जो लोग यदि मान लिए अपने राजनीतिक एफिलिएशंस को बदलते हैं, ये दल बदलू कानून, जहां पर लाभ की स्थिति है, जहां पर कि लाभ का पद की स्थिति है, वहां पर तो ये दल बदल कानून का, दल बदल विरोध कानून है। लेकिन जहां पर राजनीतिक जल, जैसे आज एक वोटर है, उसने आज वोट दिया मान लिया दिल्ली में आप पार्टी को विधानसभा में, अब वो यदि लोकसभा में हमारे पास आके लैंडस्लाइड विक्ट्री कराता है हमारे लिए, तो हम बोलते हैं कि तुमने आप पार्टी क्यों छोड़ के हमें वोट दिया? ये तो यहां पर कोई लाभ का पद तो है नहीं ना, वो तो वोटर है, जैसे समर्थक है, वो प्रचारक है। मान लिया तोमर जी हमारे पास आते हैं, वो तो चुनाव हमारे लास्ट में कमेंट करना चाहूंगा, मैं जरूर आप करिएगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो स्थितियां बन रही हैं आज की डेट में, उसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि देश की जनता ने तय कर लिया है और दबाव बनाया है जितने भी मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जनता ने क्या तय किया है ये तो 16 दबाव ही दिखा रहा है, यही दबाव दिखा रहा है, 16 मई को पता चलेगा। अभी तो आप लोग जो तय कर रहे हैं वही दिख रहा है जनता को। देख लीजिएगा। मीम अफजल साहब, आप लोग जनता को लेकर एक तरह से अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी इस तरह की हादसों से, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं आप लोग के साथ, बार बार आपके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इससे कोई सबक लेगी? देखिए अमृता जी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ, आपका चैनल बहुत सीरियस चैनल है और राज्यसभा का चैनल है, और मैं राज्यसभा का मेंबर रहा हूं। मैं एक बहुत सच्चाई के साथ बोलना चाहता हूं अमिताभ जी को भी और यहां बैठे हुए हमारे पाठक जी को भी, और इसके आपके चैनल के जरिए लोगों को भी। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो चुनाव के वक्त पार्टियां बदलते हैं टिकट के लिए या किसी लाभ के लिए। मेरे ख्याल में जनता को उन्हें रिजेक्ट करना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हों। दूसरे वो लोग होते हैं जो नैतिक आधार पर, उसूलों की बुनियाद पर, बीच में जब चुनाव ना हो उसके आगे या उसके बाद बातचीत करने के बाद, अपने डिफरेंसेस को जाहिर करने के बाद पार्टी छोड़े और दूसरी पार्टी में जाते वक्त बातचीत करके जाएं और लोगों को बताएं कि हमने इस वजह से पार्टी छोड़ी है। एक सवाल के मेरे जवाब दे दीजिए मीम अफजल साहब, क्या आपकी पार्टी इन भगोड़े नेताओं को जब दोबारा वापस आना चाहेंगे वो तो लेगी? क्या उसूलों के आधार पे आप लोग उनको पार्टी में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। जाहिर है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का मैं यहां पर स्पोक्समैन के तौर पर बैठा हुआ हूं। जाहिर है मैंने जो बात कही वो बुनियादी बात है कि हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पॉलिटिशियन बहुत बदनाम है और सारे चैनल्स पर हम लोगों को सुबह से शाम तक गाली खानी पड़ती है और गाली खा करके भी हम लोग प्याज खाना नहीं छोड़ते हैं। तो इस पर तो गौर करना ही पड़ेगा, चाहे अमिताभ जी हों, चाहे मीम अफजल हों, या चाहे केजरीवाल जी हों, या तमाम लोग हों। इस पर गौर करना पड़ेगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं मीम अफजल जी, कि आपने जो कहा कि जिनको चुनाव लड़ने के समय आ जाते हैं और उनको जनता को नकार देना चाहिए, तो आज गठबंधन के युग में क्या ये पार्टियों पे भी लागू होगा या सिर्फ व्यक्तियों पे लागू होगा? और यदि आपने राजनीतिक दलों को जो प्रश्रय दिया प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस में, 26 दल जो पहले एनडीए के साथ थे उनको अपने साथ जोड़ के सरकार बनाई, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जब उस तरह का कोई वातावरण होता है, पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए शख्सी तौर पर कोई पार्टी रोज बदलना और वो अलग मामला है। पार्टियां गठबंधन को छोड़ती हैं, जाती हैं, उसका जवाब आवाम भी देते हैं। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए बिहार के अंदर उसका नतीजा आपको नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दलों को भी अपने लिए एक चार्टर बनाना पड़ेगा, नैतिकता, उसूलों की बात जो वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो जनता की भावनाओं को देखकर कम से कम अपने लिए भी कुछ नैतिकता के पैमाने तय करें। बिल्कुल, नैतिकता तो होना ही चाहिए। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी आज की हमारी पहली खबर।